Yeah. Very simple stuff. Good afternoon, everyone. On behalf of Anisha School, exactly. I welcome you all for the session 3 of Innovation Asia 2015. The need to preserve the environment for future generations is more than a moral imperative. There are often better, cheaper, less destructive alternatives to building a large dam, whether to meet energy or water needs or to reduce the impact from floods. These solutions from small-scale, decentralized water supply and new renewables to large-scale efficiency and conservation options have been frequently ignored. Today, we have with us Dr. Ritesh Harya, and he will talk about approaches to evaluate different options for meeting water and energy needs. Dr. Ritesh Harya, an Indian hydrogeologist and Guinness World Record holder, has been appointed Director, Water and Geothermal Energy of International Sustainable Energy Organization, Geneva. In 1997, Dr. Ritesh left his government job to start his own venture, Arya Drillers, to provide groundwater solutions on no water, no money basis, providing water to Tibetans who fled Tibet following Chinese aggression in 1959 and settled in Ladakh through a project sponsored by WaterAid UK, which was his first project. He pioneered groundwater solutions for civil and army at Siachen, Kargil, Leh and other remote inaccessible areas in Himalaya. India rightly today calls him the incredible waterman. Sir, please take over the dais. Thank you. आज मैं आपके सामने एक अपनी छोटी सी जर्नी वाटर और एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में मैंने शुरू की थी 1991 में, उसके बारे में बता रहा हूँ। जियोलॉजी में मेरा जो शुरुआत हुई थी वो इत्तेफाक से हुई थी, कहीं और एडमिशन नहीं मिल रही थी, जैसे करियर की देख रहे थे। तो मैं आई हैपन टू बी इन जियोलॉजी डिपार्टमेंट, और जब वहाँ पे पढ़ रहे थे तो एक सॉलिड फॉर्मेशन आता है जो 20 मिलियन ईयर्स का टाइम रिप्रेजेंट करता है। जब ये देखा तो वहाँ पे 1864 में मेडली कॉट ने कुछ फॉसिल्स को सॉलिड से ढूंढे थे। तो सॉलिड हिल स्टेशन है हिमालय में। उसके बाद वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। मैं सॉलिड से बिलोंग करता था, तो मैंने अपनी सारी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो सारे के सारे फॉसिल्स ढूंढे। ये सारे फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स आप समझते होंगे, 100 इमेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये ढूंढने शुरू किए तो ये इट बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स। फिर बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, I had all the material to do my PhD, but no finances. So I started this job. I got this job of 82 rupees 80 paisa per day as a hydrogeologist in Himachal government. फिर जब माउंटेन्स के बारे में देखना शुरू किया, जब पानी के बारे में, तो जब लिटरेचर पढ़ी सारी हमने, तो वो देखा कि माउंटेन्स आर डिवाइड ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। और यहाँ पे भी ये बिल्कुल पानी नहीं है, पहाड़ों में ये बोला गया था। लेकिन जब हमने ये शुरुआत की तो जितने भी फोर्ट्स थे वहाँ पे, जितने भी फोर्ट्स थे वो पीक टॉप ऑफ द हिल्स में थे। आर्मी पानी के बगैर रह सकती थी, लेकिन खाने के बगैर रह सकती थी, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकती थी। जब हमने इसको फोर्ट्स को स्टडी किया तो पाया हर फोर्ट्स में दो वेल्स 500 साल पहले टॉप ऑफ द हिल, नो रिमोट सेंसिंग, नो जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस, आज भी उनमें पानी है। दैट वाज द साइंस, द ट्रेडिशनल साइंस। और आज टीचर्स डे है, मैं सैल्यूट करता हूँ टीचर्स को जिन्होंने उतना विजडम उस टाइम क्रिएट किया। और आपके पूना में भी कल मैं इनके साथ आपके जो ऑर्गेनाइजर है इनके साथ बैठा था, मैं यही बात कर रहा था कि पूना शहर में भी पानी की कोई कमी नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल विजडम यहाँ पे जागृत करोगे तो आपको सारे के सारे आंसर वहीं पे मिल जाएंगे। तो ये छोटी सी एक, जब हमने करना शुरू किया तो काफ़ी फेल हो जाते थे, कभी सक्सेस हो जाते थे, पर ये जो ट्रेडिशनल विजडम था हमारा, जब मैंने फिर NGRA की भी ट्रेनिंग ली नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि कैसे एक्सप्लोर करना है, रिमोट सेंसिंग से भी हमने कोशिश की, पर अगर 10 में से 6-7 बोरवेल हम करते थे, सक्सेस हो जाते थे, 3 फेल हो जाते थे, तो उसको भी सक्सेस 100% मान लेते थे। पर जो ट्रेडिशनल विजडम था हमारा, जो 4 फैक्टर्स से था, रॉक्स, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, जियोमॉर्फोलॉजी, रिचार्जिंग, इनको लेके हम जब करते थे तो वो 100% सक्सेस दिलाते थे। तो इस टेक्निक को स्टडी करते करते 3 साल लग गए हमारे को।
इस्टेब्लिश करते करते जो हमारे पूर्वजों ने 500 साल पहले इस्टेब्लिश कर रखी थी हाइड्रोजियोलॉजी पुराने जमाने में। इसको करते करते पूरे हिमालय में सारे मतलब लोअर बेल्ट से शिवालिक्स प्लेन इधर इंटर माउंटेन वैली रीजन से लेके शिवालिक्स लेसर हिमालयस आउटर हिमालयस सेंट्रल हिमालयस और फिर एक सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अपनी ये सारा लद्दाख है। ये सारे डाटा हमने कोई 2000 बोरवेल्स के करीब स्टडी इस टाइम किया था और एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया 1996 में to explain occurrence and movement of groundwater resources. तो जितने भी mountains थे, तो how the water was moving, and there was no dearth of water in the Himalayas, mountain ranges, or neither in the Indo-Gangetic plain. ये problems कुछ और हैं और गलशाप छोड़ दी जाती हैं। हमने जितने भी वेल्स मतलब अब 20-25 साल हो गए हैं, 1 लीटर भी उसमें ड्रॉडाउन नहीं आया। मतलब वैसे आपने सुना होगा कहानी की ग्राउंड वाटर इज गोइंग डाउन, देयर इज डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, पर ऐसा कहीं पे भी हमारे को एक भी वेल में नजर नहीं आया हिमालय में। अभी तक हमारे पास 25 साल का डेटा है। फिर जब ये सारा कुछ समझ में आ गया तो ये जब मैंने प्रेजेंटेशन की तो एक प्रोजेक्ट आया हमारे पास वाटर एड का, वहाँ पे कुछ जैसे ये ऐसी गैदरिंग हो रही थी, वहाँ पे मैं लेक्चर दिया तो उसने एक वाटर एड के थे लोग जो वही जो कहानी तिब्बत से वो फ्लैट होकर वहाँ पे आए थे और वो जब 1959 में चाइना का एग्रेशन हुआ था तिब्बत में और वो आके सारे लद्दाख में बैठ गए। लद्दाख में उनको वो लैंड दिया गया जहाँ पे पानी नहीं था क्योंकि जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज थे वो सारे के सारे लद्दाखियों के पास थे, ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज। वहीं पे वो एग्रीकल्चर करते थे और वो यूज करते थे। इनको ड्राई लैंड दे दिया गया था, ड्राई पैच। तो ये 5000 के करीब थे, इनके 12 कैंप्स ले हुए थे और 4-5 कैंप्स चाइना बॉर्डर के बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के साथ थे। तो दिस मोटिवेटेड अस एंड मेरे को ये जॉब छोड़ के दिस वाज माय फर्स्ट टूर टू ले इन एन ऑयल टैंकर क्योंकि मुझे वो लैंडस्लाइड आ गई थी, दैट्स हाउ आई मूव। और फिर हमने 2 साल के अंदर 1997-98 के अंदर इनको 20 the entire Tibetan community had 24/7 water supply. We just explored groundwater because Indus was flowing downstream and the glaciers were at the top. Their entire groundwater channels we tried to identify the PU channels. और सिंपल जो हमारा पुराना विजडम था उसको लेके हमने दोहराया और आज उनके पास अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गेटिंग 24/7 वाटर। उसके बाद एयरफोर्स, आर्मी, वहां पे क्या था माइनस कंडीशंस। आप एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें, जैसे अगर अभी आप ले में चले जाओगे तो वहां पे क्या है, फ्लडिंग होगी, सिल्टिंग हो जाएगी, इतना ज्यादा गर्मी है, 30 डिग्री के करीब 32 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, लेकिन सर्दियों में वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें फ्रीज हो जाती थी। तो जब मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स के, लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ, ये सियाचिन है मेरी ड्रीम थी जाने के लिए। जब मैंने इसको अपने दोस्त को बोला यार, एक आर्मी ऑफिसर को कि यार मैंने सियाचिन जाना था, यार तेरे को डिफेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा या आर्मी में आना पड़ेगा। मैंने कहा आर्मी में आने के लिए 3 बार ट्राई किया था, रिजेक्ट हो गया। डिफेंस मिनिस्टर बनने में पता नहीं कब बनूंगा। तो मैंने कहा उस वो तब क्या कर रहा था, वो सप्लाई मेजर भोपराय थे, वो चंदन नाला में सियाचिन ग्लेशियर में नाला है, वहाँ से वो पानी लेके, कि हमने 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, वो पानी लेके आएंगे तो वो पानी देना था। पर जब तक वो रिपोर्ट करने वहाँ पे पहुँचा, अगले दिन वहाँ पे छोटा सा एक फ्लड आया, वो सारी पाइपलाइन बह गई। तो मैंने कहा यार आई कैन गिव वाटर टू यू इफ यू टेक मी टू सियाचिन। तो जब मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा जब कंडीशन देखी वहाँ पे, तो ये जो आप देख रहे हो ये सब, ये इसके हाथ में जो है वो आइस के क्यूब्स हैं, मतलब जो मेल्ट हो गए, ग्लेशियर्स मेल्ट होके आए हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग आपको दिखाते हैं हर जगह ये। तो ये सब कुछ नहीं, मेरा ग्लेशियर एक मेल्ट किया है, उसका ये सियाचिन ग्लेशियर का एक वो था। इनको सब इकट्ठा करते थे, फिर वो एक पतीले में पानी को डालते थे और ये पानी गर्म करते थे, और सर्दियों में सारा का सारा ये रिवर जम जाता था तो फिर तोड़ते थे। तो ये बड़ी वो अजीब सी कंडीशन नजर आई। हमने जब स्टडी किया यहाँ पे तो 2002 में ग्राउंड वाटर के थ्रू सॉल्यूशन दिया, इनको पानी पहुँचाया, और आज तक उनको कभी भी बर्फ पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है बेस कैंप्स में। ऊपर तो पीक्स में तो पड़ती है, लेकिन जो बेस कैंप्स हैं उनका मॉरल बूस्टिंग एक्टिविटी कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज द पावर ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज व्हाट वी वांट टू एस्टैब्लिश। कि कितना फिर ये टाइगर हिल, जब ये कारगिल की लड़ाई हुई, ये जो दृश्य है ये कारगिल वॉर मेमोरियल है, और ऊपर जो हिल है वो टोलोलिंग, इसके साथ में टाइगर हिल, मस्को वैली जितने भी आपने जिक्र की थी। तो दिस वॉज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इंटरेस्टिंग था। दिस वॉज द कोल्डेस्ट प्लेस इन एशिया, -40 डिग्री टेम्परेचर। पानी के यहाँ पे, क्योंकि पहले तो जो ट्रेडिशनल लोग थे वो सारा स्प्रिंग सोर्सेज पे निर्भर करते थे, पर जब आर्मी यहाँ पे आ गई, इनके पास पानी बहुत किल्लत थी। देन ऑल्सो वी एक्सप्लोर ग्राउंड वाटर हियर, और
प्रोवाइडेड वाटर। उसके बाद ये 1962 की लड़ाई रेजिंग मिला में, तो मतलब एक जर्नी रही है हमारी कि जहाँ पे भी चैलेंजेस रही हैं, जहाँ पे भी पीक्स रही हैं, जहाँ पे भी इनएक्सेसिबिलिटी रही है, जहाँ पे भी हम सोचते थे कि यहाँ पे पानी नहीं मुहैया कराया जा सकता, तो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करके छोटे छोटे ऐसे सॉल्यूशंस लेके और एक ट्रेडिशनल विजडम जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को सिखाया था कि 4 फैक्टर्स लो, उसको आइडेंटिफाई करो और हमेशा तुम्हारे को पानी की सक्सेस रेट मिलेगा और कोई डिप्रेशन की बात नहीं। फिर ये वही पीक है, ये पीछे जो पीक है ये 144 जहाँ पे 1962 की लड़ाई हुई थी। उसके नीचे एयर स्ट्रिप है हमारी जो हमने बनाई थी, लेकिन वो चाइना ने आके लैंड करा दिया अपने जहाज और वो सारे का सारा हमारा हम उस लड़ाई में काफ़ी 144 लोगों की हमारी शहादत हुई थी। और यहाँ पे हमारे सौभाग्य था यहाँ पे पानी भर जाने का। ये करते करते हमने क्या किया है, ये भी चुशूल की बात है, हमने ग्राउंड वाटर हाइट्स पे जितनी भी हाइट्स थी, ये सभी आर्मी की लोकेशन होती थी, तो हम सारी जगह इनको पानी पहुँचाते पहुँचाते क्या हुआ कि वी एंटर्ड इनटू a Guinness World Record by drilling this one of the highest wells we drilled was the highest in the world. So this is the press coverage. Then this is the story in India Today, and this was the latest edition of India Today. They monitored us the success, and then अब ये सब कहानी तो चलती थी पानी की। तो पानी माउंटेन्स का जो मिथ था वो सामने हमने वो खत्म कर दिया। पानी पहाड़ों में 100% है और वही पानी मुहैया कराया जा सके 24/7। 2007 में एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, जब वो क्या था कि ये एक अखबार में न्यूज छपी कि ह्यूमन एक्टिविटी रेजिंग टेम्परेचर, ये 2007 की बात है। और यूनाइटेड नेशंस ने इसको सपोर्ट किया कि भैया ये अगर आप ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते रहोगे, पॉल्यूशन ये करेंगे तो आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ये सारा। और ह्यूमन एक्टिविटी को मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग को इन्होंने हवा बना दिया। आज आप भी फिर मैं भी बड़ा परेशान होगा क्लाइमेट चेंज है क्या। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ना यहाँ पे क्लाइमेट चेंज क्या है, मतलब कोई बताना चाहता है जो समझता है कि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा जानता हूँ। वैसे सारे कहानियाँ बोलते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग ये वो एंटार्क्टिका अल गोर ये सब, मतलब ये सारी। तो जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो एक आया कि ये बोला किसने था, ये UNIPCC एक पैनल बनाया इन्होंने। तो वो क्या है, सिर्फ मैन एंड हिज एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स इन रिसेंट पास्ट, इसके लिए ये कमेटी बनी है। अगर आप बोलोगे नेचुरल फिनोमिना तो ये बोलेंगे कि ये वी डोंट एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच दिस पैनल वाज फॉर्म। तो आप कुछ भी बोलते रहो कि मैन ने ये कर दिया वो कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, फिर एक इनकन्वीनियंट ट्रुथ भी बनाई, इनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये इनकन्वीनियंट ट्रुथ से मैंने एक शॉट लिया है कि अल गोर साहब बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं और ये दिखा रहे हैं कि आप अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ाते रहोगे, पॉल्यूशन बढ़ाते रहोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ग्रीन हाउसेज से कि टेम्परेचर आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक इन्होंने हॉकी स्टिक को बनाया, हॉकी की स्टिक की तरह, कि जैसे जैसे आपका पॉल्यूशन और ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग सब जानते हैं, पर क्या ये सही था? ये सिर्फ एक इनकन्वीनियंट ट्रुथ था, जैसे इसका फिल्म का नाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब हमने फिर 2007 के बाद क्या था, मैं हिमालय में तो इतने साल हो गए रहते थे, 25 साल हो गए थे, तो हमने जब इसको फिर दूसरे एंगल से देखना शुरू किया, इतने साल हो गए हमारे को रहते रहते यहाँ पे, तो पॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है। एक तो मैन मेड, जैसे आपने इंडस्ट्रीज लगा दी, और दूसरा पॉल्यूशन होता है जो एक जियोलॉजिस्ट के नाते मैं देखता हूँ, तो 2000 किलोमीटर का वॉल्केनो धूप आ रहा है, वो पॉल्यूशन कर रहा है, मेरे लिए वो पॉल्यूशन है। ऑयल वेल के नीचे ज्वालामुखी हो जाता है, वो पॉल्यूशन है। ये छोटे मोटे जो हम जितना भी ऑयल यूज कर रहे हैं, इसके कारण हम जैसे यहाँ पे सर हम ये लाइट हमने लगा दी, तो ये नहीं कह सकते हमने सूरज का इम्पैक्ट हमने क्रिएट कर दिया। हम ये बातें करना चाह रहे हैं, ये लाइट हमने ये किया है। तो उसमें क्या था कि अब कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी पॉपुलेशन आज इस प्लेनेट में है 6 बिलियन, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है फ्यूचर की 9 बिलियन। क्या चाहिए मेरे को? पानी, खाना। खाना कहां से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। इट हैज टू इंक्रीज, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड चेन। जितना ज्यादा हमारी पॉपुलेशन को बढ़ना है, तो वो वैसी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ रही है। आपको ये एक हवा नहीं बनाना है, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड चेन है, दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजिंग नेचुरली। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मिथ था कि ये इट इज
रिलेटेड टू, अब मैनमेड के कारण पोल्यूशन भी हो सकता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकती है। पोल्यूशन इंडस्ट्री से हो सकता है, और हम जो माइनिंग वाइनिंग कर रहे हैं इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है। नेचुरल कारण से भी फ्लड्स और साइक्लोन से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है। पर आज तक कोई भी ऐसा एक भी पेपर आपको नहीं मिलेगा जो ये सपोर्ट करता हो कि मैन की एक्टिविटीज के कारण पोल्यूशन का और क्लाइमेट चेंज का कोई डायरेक्ट एविडेंस है, उसे हमें। तो अब हमने क्या किया, जब ये कर रहे थे सारी कहानी, जब इसके बारे में ये पता लगा कि ये सारी ये है, तो अब हिमालयस में सबसे बड़े ये आप कोई भी रिपोर्ट देखोगे होता है, अंटार्कटिका में गए भैया, वहां पे एक आइसबर्ग दिखा है, टूट गया, वहां पे पोलर बियर दिखा है, ग्लोबल वार्मिंग हुई। आप खतरे में आ गए हो, आप सब खतरे में आ गए हो, क्योंकि वो आइसबर्ग में एक पोलर बियर दिखा दिया, और वो बड़ा इनकन्वीनियंट सा ट्रुथ आपको ऐसा दिखा दिया जाएगा जैसे पता नहीं क्या होगा। ये सारे के सारे हमने क्या किया भैया, अंटार्कटिका जाओ, हिमालयस के ग्लेशियर्स देखो, किसी को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हिमालयस के ग्लेशियर्स एक्सटिंक्ट है, आज की डेट में एक्सटिंक्ट है मेजॉरिटी। अगर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, और ये मच बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो 1600 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, 1800 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी थोड़ी करी। अब गाड़ियां गुड़ियां तो आपने अभी इसी सदी में की हैं, लेकिन उससे पहले सारे के सारे हिमालयस में ग्लेशियर्स एक्सटिंक्ट या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये एक्सटिंक्ट ग्लेशियर है, इसको हमने डॉक्यूमेंट किया। फिर ये लामोयूर के पास की फोटोग्राफ है, 1006 में एक्सटिंक्ट हो गया। इसकी डेटिंग भी मैं प्रोसेस बताऊंगा इसको। हमने मिथोलॉजिकल ये हिस्टोरिकल डेटा लेके कैसे कैसे इसको किया। ये खारदुंगला है, खारदुंगला मतलब हाईएस्ट पोर्टेबल रोड इन द वर्ल्ड है। This glacier feeds the entire lake town. The moment this is gone, there is no water for the glacial melt from glacial melt. So कोई melt नहीं आएगा. The water to transport, provide water to the lake town will be costly affair. तो ये छोटा सा है, इसकी डॉक्यूमेंट किया हमने 28.8 kilometers it has receded, or much before industrialization again I must say. सियाचिन ग्लेशियर, बस यही रह गया यहाँ पे, इसको आप ग्लेशियर अच्छे ढंग से बोल सकते हो। हिमालय में कोई ग्लेशियर नहीं है। 78.15 किलोमीटर की रिसीड हमने इसकी डॉक्यूमेंट की है। ये स्नाउट मैं 2005 में यहाँ पे था, जो हमने वो मोबाइल किए, अब तो और भी पीछे से जा चुका है। फिर क्या होता है, लेक्स, ग्लेशियर्स के बाद क्या आता है, वो सारा का सारा पानी आपका ग्लेशियर्स का लेक्स में इकट्ठा होता है। तो लेक्स हिमालयस के ये सोमरारी लेक है, यहाँ पे पहले 3 इडियट्स की शूटिंग होनी थी पर नहीं हो पाई। तो दिस इज वन ऑफ द लेक्स, दिस इज द सोर्स ऑफ सतलुज। इसको जो हमने डॉक्यूमेंट किया तो 1 मीटर 1000 ईयर्स में रिसीव किया है ये, तो अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर्स इन 11,750 फिगर्स। अब ये 11,750 बड़ी मैजिकल फिगर है, ये हमारी फिगर नहीं है, ये हमने ली है जहाँ पे ये डेनमार्क के जो इन्होंने इंटरनेशनल एक कोर किया है, उसमें स्टडी की कि लास्ट ग्लेशिएशन जो हुई है धरती में वो 11,000 साल से 15 साल पहले हुई थी, उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग शुरू होती है मानते हैं। तो ये देख रहे हैं ग्रेजुअली ये सब रिसीव हो रहे थे। ये पैंगोंग पहले रिवर होता था, ये 3 इडियट्स फिर यहाँ पे शॉर्ट हुई है। इसमें ये क्या हुआ कि जब ये रिवर था, अब ग्लेशियर भी नहीं वहाँ पे, यहाँ पे देखिए अब ये सारे का सेटल यहाँ पे कोई ग्लेशियर इसके पास नजर नहीं आ रहा। ये चाइना वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो सारा ये इंडिया के पास है, यहाँ पे ये पैंगोंग लेक में बोलते हैं, यहाँ पे सब इंडिया जाते हैं, वो सब वहीं पे जाना जाते हैं, ये चाइना से शुरू होता है। बट इट वॉज अ रिवर, इट वॉज अ रिवर इन द पास्ट, पर ये 500 साल से पहले ही लेक बन चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लेक बन चुका है। नो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपल सा था कि ग्लेशियर्स के लिए पानी नहीं फीड कर पाया, तो उतना श्योक की ट्रिब्यूटरी है, फिर अगेन श्योक रिवर ज्वाइंस टू इंडस रिवर। अब हमारे को क्या हुआ, 2007 में एक और ये सब चल रहा है, जब वो बस न्यूज़पेपर की जब यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई थी यूएनआईपीसीसी के, तब से ये सारा हम पानी ढूंढते थे पहले, फिर हमने सिर्फ पानी का डाटा के साथ अपने बोरवेल के साथ ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ क्लाइमेट के एविडेंसेस भी ढूंढने शुरू कर दिए। तो जब हम ड्रिल कर रहे थे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हमने जब जिसके कारण मेरा गिनीज बुक में नाम आया, तो वहाँ पे वो लड़ाई होगी आर्मी और सिविल के बीच में, एक आर्टिफिशियल कंडीशन निकल गई थी। तो वो कह रहे थे हमारे को तो
बोलते हैं झगड़ा मत करो, तुम आर्मी के लिए नेम वोट करो। दे अलॉटेड अस 5 बोरवेल्स ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। आर्मी का ये प्रोजेक्ट है। जब हमने ये ड्रिल किया तो कुछ तो एविडेंसेस हमारे को मिल गया वहाँ पे लोकल रॉक्स के, मैं इसमें टेक्निकली नहीं बोलाऊंगा, लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले जो लोकल रॉक्स वहाँ पे मिलते नहीं थे। तो जब हमने इसको स्टडी किया तो देवर एविडेंसेस ऑफ इंडस ग्लेशियर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम मानसरोवर टू अरेबियन सी, दैट हैड बिकम एक्सटिंक्ट, दैट इज नाउ एक्सटिंक्ट। मानसरोवर में थोड़ा बड़ा ग्लेशियर। तो आप देखिए कि क्या क्या चीज, क्या क्या साइंस, कैसे कैसे वो बताया जाता है सब कुछ इतना। फिर हमने क्या किया, इसके बाद अब रॉक्स तो देखते थे, पहले भी हम जियोलॉजी स्टडी करते थे, उसके बेसिस पे ट्रेडिशनल साइंस को करके हम एक्सप्लोर करते थे। फिर ये एक और एविडेंस हमारे को मिला। अब ये आप लेयर्स देख रहे हो, अगर पॉइंटर मिलता तो अच्छा था। तो ये जो लेयर्स थी बेसिकली, तो ये देख रहे हो, ये जो लेयर्स है ना यहाँ पे, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, सी स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला। अब यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे इंडस की ग्लेशियर यहाँ पे था। अब ये स्ट्रक्चर सी स्ट्रक्चर कैसे बने, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से बताना चाहता हूँ कि ये जो था, जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग का, पानी ज्यादा आएगा क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट करेंगे। और जब ग्लोबल कूलिंग होती है तो पानी कम हो जाएगा। धरती में बस यही है फंडा, और कोई फंडा नहीं ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल। अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है तो पानी ज्यादा आ रहा है, इंजॉय करो उसको। अच्छा, फिर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं आप। अब क्या होता है, इरोजन ज्यादा है। ये सी स्ट्रक्चर्स बोला है हमने इसको। आइसेज कर्वीलिनियरली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वार्मिंग, ये वार्मिंग के कारण मेल्ट होते रहते हैं। इरोजन ज्यादा होती है तो ज्यादा पहाड़ को काटेगा, ये रॉक को काटेगा। और जब ये यहाँ पे होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमम, हमने इसको बोला कि यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम काटेगा। आजकल हम मैक्सिमा में हैं। We will experience more floods, we will experience more cyclones. सिंपल, ग्लोबल वार्मिंग का कुछ नहीं है। अब क्या है, थोड़े सालों के बाद यहाँ पे हम इस टाइम डालेंगे, हो सकता है मेरी 3rd जनरेशन, सेकेंड, अभी मैं 20-25 साल और जी लूंगा, मतलब उसके बाद 50-60 साल मेरे बच्चे जी लेंगे, उसके बाद 50-60 साल और जी लेंगे। 3rd जनरेशन को बेचारे की ग्लोबल वार्मिंग होती क्या थी भाई, क्या होती थी ग्लोबल वार्मिंग, तो पता नहीं लगा, बेचारे वो सिकुड़ रहे हो गया, उसको इसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठंड आ जाएगी, वहां ग्लोबल कूलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हर 4 साइकिल्स के बाद हमारे को एक हाफ साइकिल मिली। ये जियोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये कोई एंटार्क्टिका और आर्कटिक साइंस नहीं, आप भी जाके इसको देख सकते हैं। ऐसी हमने जब देखना शुरू किया तो ये हमारे को 10 ऐसी साइकिल्स मिली, हर 4 साइकिल के बाद एक हाफ साइकिल। अभी हम बच रहे हैं, अभी ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये लिटिल ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे आपने कभी सुना होगा, तो ये अल्फाबेट सी को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको बेसिकली हमने ऐसे बनाया है। ये सी स्ट्रक्चर, अब आप देख सकते हो, ये आइसेज है। फिर वो जैसे जैसे वार्मिंग बढ़ती है तो यहाँ पे पहुंचेगा, ये जो बीच वाला कर्व है, यहाँ पे फ्लडिंग और साइक्लोन आपके मैक्सिमम मिलेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, उसके साथ मजे करने वाली बात, क्योंकि उसके बाद आपको फ्रिज में रहना पड़ेगा। एंटार्क्टिका जैसी कंडीशन आने वाली है हमारी 3rd जनरेशन। अभी आप हुआ मानोगे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत प्रॉब्लम है, तो इसको हमने कहा RSC साइकिल का है कि इट इज नॉट अ हॉकी स्टिक कर्व, जो ये UNIPCC बोल रही है, इट इज अ कर्वीलिनियर कर्व। और आइसेज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू वार्मिंग मैक्सिमा सब्सिक्वेंटली टर्मिनेटिंग इनटू आइसेज। तो इसको हमने जब इसकी डेटिंग की मैथमेटिकल मॉडल बनाया तो एक साइकिल हमारे को ये 1338.6 ईयर्स की मिली, और हाफ साइकिल तो आज अभी हम हैं वो 9.3 ईयर्स की। अब इसको जब हमने एक चार्ट के रूप में बनाया तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से हमारे पास रिजल्ट आने शुरू हो गए, करेंगे हमारे को आ रहे थे। फिर हमने क्या किया, प्लॉटिंग की। तो मैं ये अपने संजय जी भी वहाँ पर उस टाइम ये सेवा भारती की तरफ से वहाँ पे सेवा करने आए थे, तो ले फ्लड्स आए थे, तो मैं भी वहाँ पे फंसा हुआ था। वहाँ पे जान बच गई, तो आज आपके सामने है यहाँ पे। पर उस टाइम ऐसी स्थिति नहीं थी कि क्योंकि वो जो चुगलन से नाला आया था हमारा, वो बिल्कुल मतलब हमारे से यहाँ से मतलब ये मान लो ये मेरा घर था और वहाँ पे नाला आ गया, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन करनी हो 250 लोग की करीब विदिन 5 सेकेंड, उनको इतना भी नहीं मौका मिला। जैसे यहाँ पे आएगा फ्लड, क्या किया, यहाँ पे आ गया। 3 meters of sediments were accumulated within a fraction of 5 seconds। अब आप देखिए ना, यहाँ पे अगर एक फ्लड आ जाए, पानी आ जाए तो चलो बह जाएंगे, लेकिन अगर वो सेडिमेंट सैलाब आ जाए तो सेडिमेंट के साथ आपको नींव में दबा दे, तो बॉडी अगर आप देखिए कि कई लोग रात को 12 बजे, कहीं क्या कई लोग सोए पे थे,
कई लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, हाथ ऊपर है तो पूरा आपको 5 फुट नीचे जाके खोदना पड़ा उनको बॉडी को निकालने के लिए। मतलब इस तरह की कंडीशन तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चीजें वहां पर हुई हैं। तो वो एक मैक्सिमा इवेंट था। हमने इसको प्लॉटिंग शुरू की तो अब ये देखेंगे, अब ये सारा वार्मिंग बताता है। तो ये 2 पिक्स आती हैं, ये लिटिल वार्मिंग, हम यहाँ पे लिटिल वार्मिंग में है। अब ये लिटिल कूलिंग यहाँ पे होने वाली है और ये फ्रोजन थिंग्स मैं भी इसको ये देता हूँ। ये जब मैंने प्लॉट किए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ हम इसको राम सेतु के साथ, द्वारका के साथ, सबमर्जेंस के साथ, वर्ल्ड ओवर के इवेंट्स जितने भी थे उसको इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी आप इसमें फिट करोगे वो फिट बैठेगा। अगर द्वारका की सबमर्जेंस हुई थी तो वहाँ पे लोअर ये जैसे लोथल किया तो आप देखोगे वो ठीक है, वो सबमर्जेंस तभी हुई थी द्वारका की सबमर्जेंस। तो आप कोरिलेट, हर चीज को कोरिलेट कर सकते हो इसमें। ये हमने बनाने की कोशिश की है। अब सर तो ये अगर ये 1677 में लिटिल आइस एज बताते हैं इंग्लैंड में आई है, तो इसको अगर आप कोरिलेट करोगे यहाँ पे हमारे से, तो ये 1677 में हमारा भी लिटिल आइस एज बनता है यहाँ पे। अब ले फ्लड 2010 के, अब क्या फ्लड आएंगे, अभी और आएंगे क्योंकि अभी ये इतना बड़ा साइकिल है, 50 साल लग सकते हैं, तो उसमें पैनिक करने वाली बात नहीं है। आने दो फ्लड्स को यार, उन्होंने भी आना है। उसको बताऊँ कारण क्यों फ्लड्स आते हैं, क्यों साइकिल आते हैं, ये बड़ा जियोलॉजिकल फिनोमेना है। अब क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज आई फिर हमारे को, ये एक आर्मी का प्रोजेक्ट आ रहा था, कारगिल की लड़ाई होगी, फिर चाइना वालों ने ये बदमाशी शुरू कर दी यहाँ से, ये चाइना इंक्लूड कर रहा था। तो हमारे को यहाँ पे एमुनेशन डिपो बनाने थे इनके आर्मी के लिए। हमारे को ये प्रोजेक्ट दिया गया, लामा यूरू एक जगह है। तो लामा कौन था, लामा यूरू, एक लामा जैसे पंडित होते हैं हमारे, वैसे कितने के लामा होते हैं। तो ये लामा यूरू जो थे एक तिब्बत से आए थे, फिर इनको ऐसे बोलते हैं, इन्होंने ये कुछ यहाँ पे गाने डाले, तो हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, जो मिथ है वहाँ पे या हिस्ट्री रहेगी वो, तो उन्होंने वो गाने डाले और लेक जो था यहाँ पे वो बर्स्ट हो गया। वो लेक बर्स्ट कैसे हो गया, तो ये जो देख रहे हो आप, ये जो सिलेंड्रिकल सी चीज है, ये पूरे हिमालय में यहाँ पे जो है लेक की बाउंड्री नजर आएगी आपको, ये ऐसे पाएंगे। अब क्या हुआ, जो वार्मिंग मैक्सिमम होता है तो क्या होगा, आपके वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे, जो सेडिमेंट्स थे वो सारे बर्स्ट कर देंगे। तो ये जो बर्स्टिंग हुई, इसके बाद 1006 में इसको डॉक्यूमेंट किया गया। अब 200 साल बाद वहां पे मोनेस्ट्री की स्थापना की गई उसी के बैंक्स पे। आज तक 800 साल हो गए उस मोनेस्ट्री को कुछ नहीं हुआ। दिस इज द हाईएस्ट सिस्मिक जोन इन द वर्ल्ड, जो ये इन द फ्यूचर हो रही है। तो वो लेसन्स भी उन्होंने हमारे पूर्वजों ने 800 साल पहले बता दिए थे, भैया वार्मिंग के साथ कैसे रहना है। सस्टेनेबल हैबिटेट्स इन जियोलॉजिकली स्टेबल लोकेशंस, दैट इज द आंसर टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूँ कि ग्लेशियर मेल्ट, और मतलब अगर आप पहाड़ में रह रहे हैं, मैं हिमालय में रहता हूँ तो मेरे को फ्लड से बचना है। अगर आप लोग बॉम्बे में रहते हैं तो आपको साइक्लोन से बचना है। इतना ही है ग्लोबल वार्मिंग, बाकी कोई हुआ नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है। अब जियोलॉजिकली व्हाट इट मीन्स, अब इसका मतलब ये होते क्यों है, फ्लड क्यों आ रहे हैं वार्मिंग में। तो होता क्या बेसिकली, एक फिनोमेना जो हमने स्टडी किया इसका था कि जो सेडिमेंट्स है, जैसे मैं मर जाऊंगा आज, अब धीरे हर एक ने मरना है, मैंने भी मरना है, तो जब मैं मरूंगा तो हिंदू के संस्कार में क्या होता है, उसको जल्दी से जल्दी पांच तत्वों में विलीन कर देते हैं। 4 तो आपको पता ही है, 5वां होता है गंगा में जाके बहाया हो गई। तो पत्थरों में भी एक कहानी होती है कि भैया संस्कार हो गया कि पहाड़ बन गए, इनको उजड़ना है, इनकी इरोजन होनी है, तो इनकी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। तो जो आइसेज होती है उसमें ये टूट जाते हैं, और जब वार्मिंग फेज होता है इसमें ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इन्होंने कहा पहुंचना है, इन्होंने भी सुंदर पहुंचना है, हमने भी ये मरना है सुंदर में पहुंचना है, दोनों का बायोजियोलॉजिकल साइकिल एक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो लेके यहाँ पे डेल्टा तक आ जाते हैं, साइक्लोन्स डेल्टा से लेके